दोस्तों, कैसे हो? आई होप दैट आर यू वेरी फाइन। तो हम लोग चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन 12th क्लास का देख चुके हैं। उसमें और क्वेश्चंस के वीडियो पढ़ते रहेंगे, ध्यान रहे, नो डाउट उसका एंड नहीं होगा अभी भी, ठीक है ना। लेकिन आज हम लोग न्यू चैप्टर लेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चन इसके बिना पेपर नहीं आ सकता, ठीक है। पेपर बनेगा तो उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जरूर रहेगा, ऐसा करिए। अब तो सुनाई पड़ रहा है कि काफी पार्ट इसमें कट कर दिया गया है बाय सीबीएसई बोर्ड, तो कोई बात नहीं, आप पढ़ो पूरा, क्योंकि आपको कंपटीशन भी आगे देना है, ठीक है ना। तो आप, ये नया चैनल है मैं आपको बता दूं, और इस पर जो है वीडियोस अभी पढ़ रहे हैं, पूरा पढ़ेगा, एक भी चैप्टर छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसे पढ़ता ही रहेगा। विथ कंसेप्ट आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ये ध्यान रहे, और बिल्कुल इजी कंसेप्ट, ये मेरा वादा है, इजीली आप उस चीज को समझ पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करो, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि इस पे जो वीडियोस पड़ेंगे आपको नोटिफिकेशंस मिलते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए आज हम सीखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप जानते हैं, y is equal to sin x, y is equal to cos x, y is equal to tan x, y is equal to sec x, y is equal to cosec x, y is equal to cot x। तो ये आप जानते हैं, लेकिन क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है? तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है नहीं, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसका मतलब आपको पढ़ना ही है नहीं, बट ऐसा नहीं है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कराया गया। आपको पता है किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब ये 1 on 2 होता है। लेकिन जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो तो 1 on 2 होते ही नहीं, और जब होते ही नहीं तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। लेकिन डोमेन और कोडोमेन में ऐसा रेस्ट्रिक्शन बनाया गया कि वो 1 on 2 हो जाए और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करने लगे, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा ये यूजेस हैं, इसलिए इसको बनाया गया। और आज हम लोग वही पढ़ेंगे कि क्या रेस्ट्रिक्शन किया गया कि इनवर्स एग्जिस्ट करने लगा। क्योंकि आपको पता है इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब ये 1 on 2 होता है। इनवर्स फंक्शन क्या होता है और कैसे निकालते हैं, ये चैप्टर 1 में रिलेशन और फंक्शन में पढ़ाया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो जरूर देखिए उसको, ठीक है फिर दोस्तों। और अब आइए लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स है, y इज इक्वल टू क्या है दोस्तों? साइन एक्स है। अब y इज इक्वल टू साइन एक्स है, इसका डोमेन क्या होता है आपको पता है? साइन कोलन R2R, यानी इसका डोमेन कौन है? पूरा रियल नंबर है। कोडोमेन कौन है? पूरा रियल नंबर है। लेकिन अगर इसके हम ग्राफ की बात करें मेरे दोस्तों, तो ये हमारा y एक्सिस है, y डैश, और ये हमारा x एक्सिस है, x डैश x, ठीक है ना, ये ओरिजिन है। अब यहां अगर हम ग्राफ बनाएं तो एक वेव नेचर का ग्राफ होता है लाइक दिस, साइन का, सबको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए, ये ऐसे होता है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा होता है 0, यहां पर ये एंगल होता है π/2, ये एंगल होता है पाई, ये क्या होता है 3π/2, और ये क्या होता है 2π होता है। और ये जो वैल्यू है हमारी कितनी है? 1 है। कितनी है वैल्यू? 1 है। इधर ये वाली वैल्यू कितनी है? -1 है। तो ये वाला एंगल कितना है भाई? -π/2 पर वैल्यू क्या होती है? -1, ऐसा दिख रहा है। और ये क्या है? -π वाला पॉइंट है, और ये क्या है? -3π/2 एंगल है। तो ये साइन का ग्राफ होता है। अगर आप साइन को ध्यान से देखें कि साइन 0 क्या हो गया? 0। साइन पाई क्या हो गया? 0। तो दो डिफरेंट के लिए क्या मिल गया? सेम मिल गया। तो जब ऐसा मिलता है तो मेनी 1 हो गया, 1 रह ही नहीं गया, यानी इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन इसमें रेस्ट्रिक्शन किया गया कि जिससे 1 on 2 हो जाए। अगर आप, अच्छा इसकी वैल्यू कहां से कहां तक है?
-1 से प्लस। देख लीजिए, इसके ऊपर कहीं ग्राफ नहीं है, इसके नीचे कहीं ग्राफ नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू जो है -1 से 1 ही सिमट के रह गई है। ठीक है, ये दो बातें हो गई। अब 1 1 ऑन टू कहां से कहां तक होगा, क्या रिस्ट्रिक्शन किया गया? वो तो बहुत जगह होगा रिस्ट्रिक्शन, कई तरह से, लेकिन इसकी दो बात बताई गई। एक प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हम लोग यहां पर वर्क करेंगे, ठीक है ना, और भी जगह इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जैसे आप देखें -π/2 से π/2 को आप गौर से देखिए, -π/2 पर वैल्यू क्या है, -1 है, +π/2 पर वैल्यू क्या है, +1 है। तो वैल्यू तो -1 से 1 ही मिलती है, वैल्यू क्या मिलती है, -1 से 1 ही मिलती है। तो पूरी वैल्यू क्या है, -1 से 1 है। कहां से कहां तक के लिए, -π/2 से π/2 के लिए। तो भाई अगर ये बात करें तो इस रीजन में ये क्या है, 1 1 है। सभी x डिफरेंट के लिए वैल्यू डिफरेंट है, ऐसा हमें दिख रहा है, और पूरा -1 से 1 कवर हो रहा है। अगर मैं डोमेन ये बना दूं और को डोमेन -1 से 1 बना दूं साइन फंक्शन का, तो ये 1 1 ऑन टू हो जाएगा और फिर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अभी क्या है, अभी जो है इट इज नॉट 1 1 ऑन टू, इट इज नॉट 1 1 ऑन टू। भाई ये 1 1 ऑन टू नहीं है, इट इज नॉट 1 1 ऑन टू, ये 1 1 ऑन टू नहीं है। ये तो तय है, ग्राफ से भी आपको मैंने दिखा दी, ठीक है। अब अगर ऐसा हो जाए, इफ साइन कोलन -π/2 से π/2 डोमेन कर दूं मैं, और इसका जो रेंज है वो -1 से 1 कर दूं, ये डोमेन हो गया और ये कोडोमेन हो गया। तो ये साइन की वैल्यू पूरा -1 से 1 मिलती है, यानी ऑन टू हो गया। और 1 1 यहां से यहां तक के लिए आप ग्राफ में देख सकते हैं कि डिफरेंट x के लिए डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। तो 1 1 भी हो गया। ये क्लियर हो गया कि अगर डोमेन ये होगा और कोडोमेन ये होगा तो अब ये 1 1 ऑन टू हो जाएगा। तो यहां पर अब हम कहेंगे कि इट इज 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू, इसलिए क्या हो जाएगा, सो इनवर्स एग्जिस्ट, सो इनवर्स एग्जिस्ट। भाई इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और आपको पता है इनवर्स जब एग्जिस्ट करता है और इनवर्स जब हम लिखते हैं तो कोडोमेन डोमेन के प्लेस पर आ जाता है और डोमेन कोडोमेन के प्लेस पर चला जाता है। यानी जो हमारा साइन इनवर्स कोलन होगा वो क्या हो जाएगा, -1 से 1 2 -π/2 से π/2 लिखा जाएगा। अगर आपसे कोई साइन इनवर्स का डोमेन पूछेगा तो -1 से 1, और ये क्या है, वैल्यू वाला ब्रांच, ये कोडोमेन है। वैल्यूज कहां होती है, कोडोमेन में होती है, और ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाता है। साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यही है हमारा -π/2 से π/2। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम इनवर्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या इनवर्स को डिफाइन करेंगे तो मुझे देखना पड़ेगा कि वो एंगल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है या नहीं है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन इनवर्स का क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है दोस्तों। तो ये हमारा साइन इनवर्स कोलन -1 से 1 2 -π/2 से π/2। अब इसमें फंक्शन क्या हो गया, 1 1 ऑन टू था, इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है ना। तो यहां पर जो है ये अब हमें याद रखना है, क्योंकि जब मैं इस पर डिपेंड बातें करूंगा तो इसको भी मेंशन करूंगा, ठीक है ना। ये आपको याद होना चाहिए, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि एंगल इसमें लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जहां साइन इनवर्स का आप डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर जो है ये हमारा साइन के लिए बातें थी कि साइन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, उसमें क्या रेस्ट्रिक्शन किया गया और क्यों किया गया, ठीक है ना। एक बात और करें, अगर हम कहें
कि अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या क्या होगा? तो देखिए जहां 1 1 2 होगा, अगर हम π/2 से 3π/2 की बात करें तो ये भी 1 से -1 कवर कर रहा है और डिफरेंट है, यानी ये हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा, लिख सकते हैं हम π/2 से 3π/2 को भी लिख सकते हैं कि जिसमें इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए इधर -3π/2 से -π/2 देखिए, तो ये भी अब आप कह सकते हैं कि यहां पर ये जो -3π/2 से -π/2 है, इसमें भी 1 1 2 होगा, तो ये अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपकी कहलाएगी। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के किसी भी पार्ट से, आपके साइन से, कॉस से, टैन से, कॉट से पूछा जा सकता है। तो यहां पर जो है ये आपको साइन इनवर्स के लिए कुछ बातें की गई, कब एग्जिस्ट करता है, उसका रेस्ट्रिक्शन क्या है। तो आई होप दैट ये बातें आप ध्यान में रखिए बस, इसके बाद हम अभी इस पे और डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन इनवर्स का क्या होता है याद रखिए, -π/2 से π/2 होता है, ये साइन का ग्राफ है। यहां ग्राफ से ज्यादा इजीली आप समझ गए कि भाई 1 1 2 कहां कहां बन सकता है, और उसके आधार पर इसको आगे बात पढ़ाई गई। तो ये बातें आप याद रखिए। तो अब आइए बात करते हैं कास के लिए। कास के लिए बातें करेंगे कि भाई कास इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा। हमें तो पता है कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो एक्चुअली रेस्ट्रिक्शन में बनाया गया, रेस्ट्रिक्शन करके बनाया गया, नहीं तो इनवर्स होता ही नहीं उसके पास, लेकिन बनाया गया, यूजफुल है हमारे लिए। तो y = cos x, y = cos x। अब जो कास का डोमेन होता है ये भी पूरा R होता है, और को डोमेन क्या होता है, ये भी पूरा R लेते हैं, तो ये 1 1 2 नहीं होता। ग्राफ से आप देखिए, कास का जो ग्राफ होता है एक्चुअली कैसे होता है कि 0 पर 1 होता है, और π/2 पर और -π/2 पर 0 होता है इसकी वैल्यू। ये भी साइन की तरह ही वेव नेचर रखता है, लेकिन थोड़ा पोजीशन इसकी चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। तो यहां पर जो है ये ऐसा है, मान लीजिए, तो 0 से, बहुत सही ग्राफ नहीं है ध्यान रखिएगा, 0 पर 1 है, और π/2 पर क्या है, 0 है इसकी वैल्यू, और -π/2 पर क्या है, ये हमारे इसकी वैल्यू 0 है। ये पाई पर क्या है, पाई पर -1 है, याद रहे, पाई पर इसकी वैल्यू क्या है, -1 है। ठीक है, और 3π/2 पर इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। इस तरीके से आगे हम जानते भी होंगे, आप बात कर सकते हैं। और ये -π पर भी क्या है, -1 है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा साइन का ग्राफ, कास का ग्राफ है। तो कास में आप देखिए कि कास 0 1 होता है, ठीक है ना, और कास 2π भी क्या होगा, 1 होगा, कास 2π भी क्या होगा, 1 होगा। तो दो डिफरेंट के लिए सेम मिल गया, तो जब सेम मिल गया तो ये 1 1 है ही नहीं, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, और इसकी वैल्यू -1 से 1 ही मिल रही है, इसलिए ये R2 भी नहीं है, क्योंकि कोडोमेन तो अभी यहां पर क्या है, R है। तो ये 1 1 2 होगा नहीं, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन कराया गया, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो यहां पर इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इस सिस्टम में, जो सिस्टम यहां पेश किया गया है, इसके अकॉर्डिंग तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इनवर्स कैसे होगा, जब यह 1 1 2 होगा। ऐसा रेस्ट्रिक्शन करो कि 1 1 2 हो जाए। आप देखिए 0 पर वैल्यू क्या है, 1, पाई पर वैल्यू क्या है, -1। तो क्या देख रहे हो आप कि इसकी वैल्यू जो -1 से 1 मिलती है, ये 0 से पाई के लिए ही पूरा कवर हो गया, और यहां से यहां तक सिर्फ देखेंगे तो डिफरेंट x के लिए क्या है, डिफरेंट वैल्यूज ही हैं। तो ये जो है हमारा, अगर इतना हम कहें कि डोमेन है 0 से पाई, तो ये R2 कहलाने लगेगा। ठीक है ना,
तो 1 1 भी होगा। तो अगर हम रेस्ट्रिक्शन करके इसको बना दे डोमेन और कोडोमेन तो हो जाएगा क्या, इनवर्स एग्जिस्ट करने लायक हो जाएगा। इफ cos कोलन 0 से पाई टू -1 से 1, अगर मैंने डोमेन इसको बोल दिया cos के लिए और कोडोमेन इसको बोल दिया तो ये क्या हो गया, 1 1 onto हो चुका है और 1 1 onto हो चुका है। तो अब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इनवर्स तो खुद का था, मैं तब रहूंगा तब मैं वहां पे अपीयर होऊंगा जब 1 1 onto होगा। तो 1 1 onto ये इस डोमेन और इस कोडोमेन के लिए 1 1 onto हो चुका है, तब करेंगे। और इनवर्स में क्या होता है पता है ना आपको कि कोडोमेन डोमेन बन जाता है -1 से 1 2, और डोमेन क्या बन जाता है, कोडोमेन बन जाता है, जो कि वैल्यू के लिए होता है कोडोमेन 0 से पाई। तो ये है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स ये है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, 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 ये है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि cos इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, तो आप बोलिए 0 से पाई। cos इनवर्स का कोडोमेन कौन है, तो 0 से पाई। cos इनवर्स का कोड रेंज कौन है, तो 0 से पाई। और डोमेन कौन है, -1 से 1, ठीक है ना। तो अब जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एंगल इसके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंगल इससे रिलेटेड है कि नहीं, क्योंकि cos इनवर्स तो तभी काम करेगा जब एंगल यहां से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। तो अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जहां पर इसी तरीके से हम और भी कर सकते थे, वो कौन कौन है, यानी वो वही है जहां पर 1 1 onto हो सकता है। तो अगर आप देखें पाई से 2 पाई, पाई पर क्या है -1, 2 पाई पर क्या है +1। तो अगर यहां से यहां तक देखें तो हर डिफरेंट x के लिए डिफरेंट वैल्यूज भी हैं और ये पूरा कवर अप कर रहा है, पूरा कवर कर रहा है वैल्यू -1 से 1। तो 0 से पाई से 2 पाई, सॉरी पाई से 2 पाई, ये हमारा अगर बना देंगे यहां भी इनवर्स एग्जिस्ट करने लायक हो जाएगा अगर ये डोमेन होगा तो। अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर cos इनवर्स, अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो आप लिख दीजिए, देख कर ही लिख दीजिए, पाई से 2 पाई, और क्या लिख सकते हैं, और इधर -पाई से 0 भी लिख दीजिए, -पाई से 0 भी लिख दीजिए। तो ये सब अदर, इसी तरीके से आप इनफिनाइट लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा cos इनवर्स के लिए बातें हैं जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यही मेन है। इसी से इसको दिमाग में जब रहेगा तभी चीजें हम कर पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहां कंसेप्ट से बात होगी, मनमाना ढंग से बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसका जो रूल्स है, रिस्ट्रिक्शन है, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर जो है ये cos इनवर्स बताया गया कि कब होगा, और उसमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये cos के लिए बात थी। अब आइए बात करते हैं tan के लिए, कि भाई tan में इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, tan में कब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करता, ये तो tan का भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इनवर्स एग्जिस्ट कराया गया ना, तो रिस्ट्रिक्शन बनाया गया, रिस्ट्रिक्शन किया गया 1 1 onto हो जाए। तो यहां पर y = tan x, y = tan x। तो यहां पर जो tan का डोमेन होता है वो क्या होता है भाई, r - x सच दैट x = 2n + 1 π/2 and 2r, बात समझे। इसका डोमेन है r - दिस, ये कौन सा एंगल है, जब π/2 कोफिशिएंट आड हो वहां cos 0 होता है, तो tan क्या होता है, sin अपॉन cos होता है, तो cos 0 tan अनडिफाइंड हो जाएगा। तो डोमेन में उस एंगल को निकालना पड़ेगा जो cos tan को अनडिफाइंड कर रहा है। tan को वही अनडिफाइंड करता है जहां cos 0 होता है। cos π/2 के आड मल्टीपल्स के लिए cos 0 होता है, तो वो सारे बाहर करने पड़ेंगे आपको, यानी π/2 का
डोमेन में नहीं रहेगा, 3π/2 नहीं रहेगा, 5π/2 नहीं रहेगा, -π/2 नहीं रहेगा, -3π/2 डोमेन में नहीं रहेगा। तो ये पूरा हमारा रिप्रेजेंट हो गया कि π/2 कोफिशिएंट जब ऐड होगा तो वो सारे एंगल्स डोमेन में से निकाल दो, क्योंकि वो कॉस कौन डिफाइन करेंगे। तो यहां पर ये डोमेन है और ये हमारा क्या है, कोडोमेन है। तो भाई ये देखो, कोडोमेन तो पूरा कवर होता है, tan की वैल्यू -∞ से +∞ मिलती है, नो डाउट, लेकिन यहां पर ये 1 नहीं होता, क्योंकि tan 0 0 होता है, tan पाई भी 0 होता है, तो ये 1 नहीं होता है, लेकिन onto तो होता है, ठीक है ना। तो यहां पर ये हमारा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप समझ गए कि इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। मैं ये तो तय हो गया कि tan का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कुछ मॉडिफाई करके डोमेन में इनवर्स एग्जिस्ट कराया गया। वो क्या है देखते हैं, पहले ग्राफ देख लेते हैं। तो tan का ग्राफ आपको पता भी होगा भाई, x डैश x y डैश, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा ग्राफ होता है कि π/2 पर इंफिनिटी हो जाता है, π/2 पर क्या होता है, इंफिनिटी होता है, और -π/2 पर -∞ हो जाता है। तो ये tan का हमारा ग्राफ है। tan का हमारा क्या है, इसके अंदर π/2 नहीं है, -π/2 नहीं है, π/2 नहीं है डोमेन में, लेकिन इसके बीच के सारे एंगल्स इसके अंदर है और उसके लिए ग्राफ ये आता है। और भी थोड़ा सा बना दे, पाई पर ऐसे होता है, ये है 3π/2, तो 3π/2 पर अनडिफाइंड होता है और π/2 पर भी अनडिफाइंड होता है। ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो उसमें पॉजिटिव वैल्यू है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो उसमें नेगेटिव वैल्यू है, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसमें नेगेटिव वैल्यू है, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसमें प्लस वैल्यू है। इस तरीके से ग्राफ को भी आप और समझ सकते हैं। तो ये तो हमारा tan का ग्राफ है, और भी हम बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। लेकिन ये वैल्यू पूरा -∞ से +∞ कवर कर ले रहा है, इतने के लिए, इतने के लिए, ऐसे ही इतने के लिए, आगे समझ सकते हैं आप। तो ये हमारा ऐसा रिस्ट्रिक्शन हमें बनाना है कि 1/2 हो जाए। तो अगर मैं यहां से यहां बना दूं तो 1/2 हो जाएगा, लेकिन ये ओपन रहेगा क्योंकि इसके अंदर π/2 और -π/2 नहीं रहेगा। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि अगर tan कोलन, इफ tan कोलन -π/2 से π/2 इसका डोमेन कर दिया जाए, तब भी ये पूरी वैल्यू R कवर कर ले रहा है। लेकिन यहां से यहां तक के लिए डिफरेंट x के लिए डिफरेंट वैल्यूज हैं, ये तो तय, ये तो तय। तो ये 1 भी हो गया और onto भी हो गया, क्योंकि इसका जो कोडोमेन R है यही इसका पूरा रेंज है, यानी ये onto हो गया। तो यहां पर इसका इनवर्स एग्जिस्ट इस रेस्ट्रिक्शन के साथ होगा, लेकिन ये ओपन इंटरवल है, यानी इसके अंदर -π/2 और π/2 नहीं है, इसके बीच के सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अब एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट। अब इनवर्स एग्जिस्ट अगर करेगा तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स कोलन R2 ओपन -π/2 से π/2 ओपन। तो दोस्तों यही है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और इसको याद रखना पड़ेगा, मैंने बताया, क्योंकि जब tan इनवर्स को हम लोग सॉल्व करेंगे आगे चल करके, तो ये देखना पड़ेगा एंगल इसके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इससे रिलेटेड जो फार्मूला होंगे वो अप्लाई तभी होंगे जब इससे बीच में एंगल रहेगा, ठीक है ना। ये है tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और ये याद रखने योग्य चीज है, ठीक है ना। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसको हम PVBB लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसी में इनवर्स एग्जिस्ट करेगा दोस्तों, ठीक है ना। और अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो ऐसा ही सिनेरियो और कौन क्रिएट कर रहा है, इसको देख लीजिए। अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या क्या हो सकता है? अरे भाई यहां से यहां तक भी वही बात हो रही है, वही सिनेरियो है, जो यहां से यहां तक का सिनेरियो है वही से यहां तक का सिनेरियो है। क्लियर हो गया ना। यानी π/2 से 3π/2 ये अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ सकता है। और सुनिए ऐसे इधर भी हो जाएगा, चाहे तो हम ले सकते हैं कि -3π/2 से -π/2,
इसके आगे भी बढ़ सकते हैं, अब आप समझ रहे होंगे, एंड सो ऑन। तो ये हमारा -3π/2 से -3π/2 से -π/2 का भी हम यूज कर सकते हैं, जिसमें कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये हमारा tan के लिए बातें थी, और कब इनवर्स, कैसे इनवर्स एग्जिस्ट कराया गया, ये हम देख रहे हैं। और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को याद रखना है दोस्तों, क्योंकि जब इससे रिलेटेड कोई फार्मूले की बात करेंगे, हम कुछ भी करेंगे, या इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब ये एंगल इसके बीच में लाई करेगा। बात समझ गए दोस्तों, इसलिए आपको इसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो यहां पर ये क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड जो मैं बातें कर रहा हूं एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारे रहे tan की बात। काट की बात करते हैं। काट क्या होता है बताएं? काट होता है cos अपान साइन। काट क्या होता है? cos अपान साइन। जहां साइन 0 होगा वहां काट अनडिफाइंड होगा, और साइन कहां 0 होता है? n पाई पर 0 होता है, यानी साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, ये तो हम जानते ही हैं। तो यहां पर y = cot x की बात हम करते हैं। तो cot x का जो डोमेन होता है, काट का जो डोमेन होता है वो क्या होता है? r - x such that x = n पाई, x = n पाई, n बिलोंग्स टू z भी लिख दो, इतना आप जानते ही होंगे, इतना ज्यादा यहां लिखना मैं नहीं चाहता था। 2r, लेकिन इसका कोडोमेन पूरा r होता है और रेंज भी इसका पूरा r होता है, ये आप अभी समझ जाएंगे। तो यहां पर अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं, इसके बाद काट 0, काट π/2, काट π/2 0, काट 3π/2 0। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये cos अपान साइन होता है। तो काट इसमें ये 1 1 है ही नहीं और अनटू भी नहीं, इसको आप जानते भी होंगे। तो यहां पर इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इस सिनेरियो में, इस सिस्टम जो दिख रहा है, इसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा आप समझ गए होंगे। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता इस सिचुएशन में, इस पूरे सिस्टम के साथ। डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता भाई। ठीक है, अब यहां पर इसका ग्राफ भी देख लेते हैं थोड़ा। ये हमारा है y एक्सिस y डैश, और ये हमारा है x एक्सिस x डैश x। पता है काट जो होता है वो 0 पर अनडिफाइंड होता है। देखो 0 पर, 0 है ही नहीं, पाई पर अनडिफाइंड होता है। लेकिन π/2 पर क्या होता है? 0 होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में काट क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में काट क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये हमारा एंगल है π/2, ये 0 है, और ये हमारा है 3π/2। 3π/2 नहीं, ये हमारा है पाई। पाई π/2 पर 0, पाई पर अनडिफाइंड, क्योंकि साइन पाई 0 होता है। ओके, तो ये हमारा जो है ग्राफ है। इतने के लिए आगे बढ़ा दीजिए, आगे बना दीजिए। तो आगे पाई से 3π/2, 3π/2 पर क्या होगा? ये 3π/2 पर ये 0 होगा, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है पाई से 3π, इसमें पॉजिटिव होगा, और आगे 3π/2 से 2π, इसमें क्या होगा? नेगेटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट है। इस तरीके से आगे बात बढ़ती जाएगी। इधर भी मैं बना सकता हूं, ठीक है ना, आइए बना ही देता हूं। तो 0 से π/2, -π/2 पर क्या होता है? ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें नेगेटिव होता है। -π/2 से -π, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और इसमें पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से भी आप समझ करके बना सकते हैं। तो यहां पर ये काट का ग्राफ है। अब ये तो पक्का है कि 1 1 नहीं है, ठीक है ना, ऑन2 तो है, क्योंकि इसकी वैल्यू देखिए -∞ से +∞ कवर हो रही है। ठीक है ना दोस्तों, तो यहां पर अभी तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा जैसा यहां दिख रहा है, अगर सबकी बात हम करेंगे। अगर सिर्फ हम किसकी बात करें? इसकी बात करें, 0 से पाई की बात करें कि भाई डोमेन इतना ही है, चलो मान लो, सबको डिलीट करो, तो फिर इसमें इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये 1 1 ऑन2 बन जाएगा। तो यहां पर इफ काट कोलन क्या हो जाए? ओपन 0 से पाई, ओपन 0 से पाई, क्योंकि 0 और पाई तो डोमेन में है ही नहीं। ओपन 0 से पाई अगर आप डोमेन लेते हैं तो ये पूरा कवर कर लेता है r, यानी -∞ से +∞ वैल्यू कवर कर ले रहा है। अब आप कह सकते हैं
कि भाई हर डिफरेंट x के लिए डिफरेंट वैल्यूज हैं और ये पूरा कवर कर रहा है, तो ये 1 1 ऑन 2 हो गया। तो इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट, इसका क्या होगा? इनवर्स एग्जिस्ट। इनवर्स भाई एग्जिस्ट करने लगा। और आप जानते हैं जब इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो क्या होता है? डोमेन, कोडोमेन और कोडोमेन डोमेन बन जाता है। यानी इंप्लाइज दैट कॉट इनवर्स को अब आप लिख सकते हैं R2 ओपन 0 से पाई, ओपन 0 से पाई। ये है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कॉट इनवर्स का, ये है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉट इनवर्स। क्या आप ग्राफ देखकर अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बता सकते हैं? व्हाई नॉट? अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या हो सकता है? जैसे 0 से पाई है वैसे पाई से 2 पाई में सारा सिनेरियो। तो पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई, लेकिन याद रहे ओपन होगा। और इधर माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई है, इट इज माइनस पाई बाई 2 तो ये है, सॉरी। तो माइनस पाई से 0, माइनस पाई से 0 में भी ये पूरा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, यानी इनवर्स वाला बात यहां लागू हो सकता है। अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, क्योंकि हम एक सिस्टम में काम करेंगे तो भाई 0 से पाई को ही हम इंपॉर्टेंस देंगे ज्यादा, ठीक है ना? बात तो यहां पर भी हो रही है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच काट की क्या हो सकती है, ठीक है ना? तो यहां पर जो है ये रहा काट से रिलेटेड बात है कि भाई कास्ट इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसे एग्जिस्ट कराया गया, क्या सिस्टम में परिवर्तन किया गया कि कास्ट इनवर्स एग्जिस्ट करने लगा और क्या मेन बातें हैं उसमें, ठीक है ना? अब इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करके बताया गया, अभी ये वर्किंग में नहीं है, अभी तो हम केवल सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि भाई इनवर्स कैसे एग्जिस्ट कराया गया, कैसे मैथमेटिशियनों ने इनवर्स एग्जिस्ट कराया, क्या उसका कंसेप्ट है। क्योंकि जो बातें अब आगे की जाएंगी इसको ध्यान में रख करके किया जाएगा जो यहां पे बताया जा रहा है, और इसी को ध्यान में रख करके ही आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। बात समझ गए दोस्तों? अब आइए बात करते हैं y इज इक्वल टू सेक x, y इज इक्वल टू सेक x। भाई सेक का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन cos, जहां cos 0 वहां सेक अनडिफाइंड, यानी उसके डोमेन में से निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा? सेक कोलन, सेक कोलन हो जाएगा r माइनस एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, क्योंकि जहां का 0 होता है, n बिलोंग्स टू z नहीं लिख रहे हैं, बड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना? तो आप समझ गए होंगे। तो ये डोमेन में एंगल्स नहीं रहेंगे क्योंकि cos 0 होता है, सेक अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए डोमेन नहीं रहेगा। लेकिन ये जो होता है इसका रेंज क्या होता है? इसका रेंज पता है क्या होता है? ये इसका कोडोमेन है r माइनस ओपन माइनस 1 से 1, क्योंकि सेक क्या होता है? cos का रेसिप्रोकल होता है। cos की वैल्यू क्या होती है? -1 से 1 होती है, यानी इसकी वैल्यू -1 से 1 तक नहीं मिलेगी, -1 से 1 के बीच वाला नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ मिलेगा। यानी बीच वाला ओपन -1 से 1 इसको माइनस कर दिया गया r में से, यही इसका अगर कोडोमेन है तो ये ऑन2 भी है, ठीक है? तो यहां पर ये तो रही सेक x से रिलेटेड बातें। अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं, यहां पर ये 1 1 ऑन2 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा, 1 1 अगर ये नहीं होगा जिस हिसाब से कोडोमेन रखा गया है, ये ऑन2 होगा, लेकिन 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। और 1 1 नहीं होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो याद रहे दोस्तों, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, आपको याद रहे कि ये इनवर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, क्योंकि 1 1 नहीं होता है, ऑन2 तो है ही जो हमने कोडोमेन लिखा है, ठीक है ना? क्योंकि पूरा कवर करेगा यहां से। अगर मैं कोडोमेन r बना देता तब ये जो है ऑन2 नहीं होता, ठीक है ना? मैंने बना दिया, लिख दिया तो क्या होगा, लिख दिया, और आप उसको बताएंगे भाई ऑन2 तो है लेकिन 1 1 नहीं है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो पता है ग्राफ कैसे बनता है इसका, क्या उसका सिनेरियो होता है? x डैश x, y y डैश, सेक 0 क्या होता है? 1 होता है,
ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2, इसमें से क्या होता है, पॉजिटिव होता है इस तरीके से, लेकिन π/2 पर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेक पॉजिटिव होता है, और -π/2 पर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो लाइक दिस आपका ग्राफ बनेगा। पाई पर क्या होता है, सेक -1 होता है, पाई पर क्या होता है, -1 होता है, और π/2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में से क्या होता है, नेगेटिव होता है। फिर पाई से 3π/2, 3π/2 ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में से क्या होता है, नेगेटिव होता है। लाइक दिस, इस तरीके से आप पूरा ग्राफ बना सकते हैं आगे पीछे, ठीक है ना। और ये वैल्यू है 1 और ये वैल्यू है -1। तो -1 से 1 के बीच वाली कोई भी वैल्यू ग्राफ में नहीं दिख रही है, ये सकते हैं। इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है और -1 से छोटी होती है, और बीच में कोई वैल्यू सेक की नहीं होती है, आप देख लीजिए, ठीक है ना। लेकिन अगर हम कहें कि भाई इनवर्स एग्जिस्ट कराओ, कुछ ऐसा कर दो कि इनवर्स एग्जिस्ट करने लगे, कुछ ऐसा डोमेन बना दो कि इनवर्स एग्जिस्ट करने लगे, ऐसा कोडोमेन बना दो कि इनवर्स एग्जिस्ट करने लगे, तो आइए देखते हैं। अगर हम 0 से पाई लेते हैं, इसमें क्या हो रहा है, पूरा 1 के ऊपर कवर हो रहा है और पूरा -1 के नीचे कवर हो रहा है, यही तो इसकी टोटल वैल्यू। और डिफरेंट x के लिए डिफरेंट वैल्यूज है, ऐसा भी दिख रहा है, लेकिन बीच का एक पॉइंट π/2 डोमेन में नहीं रहेगा जब हम इनवर्स एग्जिस्ट कराएंगे। यानी इफ ऐसा हो जाए कि सेक इनवर्स कोलन 0 से पाई, लेकिन बीच में से π/2 हटाइए और 2 r -1 से 1 अगर कोडोमेन लेते हैं, तो ये इतने के लिए तो पूरा कवर कर ही रहा है, लेकिन डिफरेंट के लिए डिफरेंट भी दे रहा है, तो ये 1 1 on 2 हो जाएगा। तो इतने के लिए तो ये हमारा इनवर्स अब एग्जिस्ट करेगा, इस रेस्ट्रिक्शन में इनवर्स एग्जिस्ट करेगा सेक का, तो इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, सॉरी यहां सेक लिखो, सेक अगर ये बना दिया गया, अब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी सेक इनवर्स कोलन r -1 से 1 और 2 और 0 से पाई और -π/2, तो ये हमारा अब कोडोमेन डोमेन बन जाएगा और डोमेन कोडोमेन बन जाएगा सेक इनवर्स के लिए। तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाता है सेक इनवर्स का। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सेक इनवर्स का कोई पूछेगा तो इसी को बताना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगा भाई, देखिए अगर आप यहां से यहां आगे लेंगे, यानी पाई से 2 पाई लेंगे, 2 पाई पर 1 होता है सेक, तो ये ऐसे ग्राफ है, ठीक है ना। तो यहां पर ये पूरा कवर हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई, लेकिन बीच में कौन नहीं रहेगा, 3π/2, बीच में 3π/2 नहीं रहेगा, इसमें भी ये 1 1 on 2 हो जाएगा। तो ये हमारा अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। अगर आप इधर कोई लेते हैं तो भाई -π पर भी क्या होता है, -1 होता है, यानी -π से अगर आप 0 लेंगे तब भी वो पूरा यही सिनेरियो क्रिएट करेगा, ठीक है ना। तो -π से 0 अगर आप लेते हैं और बीच में से -π/2 आपको हटाना पड़ेगा, तो ये अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच योग्य है, जिसमें कि सारा सिचुएशन क्रिएट होगा इनवर्स वाला, ठीक है ना। तो ये हमारा सेक के लिए बात था, लेकिन ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भूलिएगा नहीं, क्योंकि जब इसका हम ऑपरेशन करेंगे सेक इनवर्स का, तो एंगल हमें ये देखना पड़ेगा इसके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा सेक इनवर्स से रिलेटेड बातें थी, पहचान लीजिए, कुछ नहीं है यार, इनवर्स एग्जिस्ट कराया गया, क्या बना करके क्या परिवर्तन करके इनवर्स एग्जिस्ट कराया गया वही जान लीजिए।
बाकी इनवर्स की तो बातें आप जानते ही हैं। किसी फंक्शन का इनवर्स की क्या खास बात होती है कि फंक्शन का कोडोमेन उसका डोमेन बन जाता है, और डोमेन क्या बन जाता है, कोडोमेन बन जाता है। बाकी सारी सिचुएशन वही है कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 होना चाहिए तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो यहां पर अब बात कर लेते हैं y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x की बात कर लें तो पता है, ओ सॉरी यार, कोसेक x की पहली बात करते हैं, कोसेक x की बात करते हैं। तो कोसेक कोलन, अब कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन। कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन, साइन जहां जीरो वहां कोसेक अनडिफाइंड, साइन कहां जीरो होता है, n पाई पर जीरो होता है। तो r माइनस x such that x is equal to n पाई, n belongs to z, अंडरस्टूड है, ठीक है ना। n पाई r माइनस x such that x equal to n पाई, ये डोमेन में से निकाल दिया गया है, और इसका जो रेंज है वो क्या है, r माइनस माइनस 1 से 1, इसका रेंज यही होता है, और यही कोडोमेन भी हमने यहां रख दिया, ठीक है ना। तो ये ऑन2 हो है तो, लेकिन ये 1 1 नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी वैल्यू इन सारे एंगलों के लिए बहुत सारी वैल्यू कोसेक की रिपीट करेगी, ठीक है ना, इसलिए 1 1 नहीं होगा, ऑन2 तो होगा। तो 1 1 नहीं तो इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इनवर्स डज नॉट। जो सिनेरियो यहां दिख रहा है डोमेन और कोडोमेन का, इसके अकॉर्डिंग क्या है, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। लेकिन मैं इसका ग्राफ बना करके और बढ़िया से आपको समझा सकता हूं कि कहां पर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, आपको दिखेगा कहां पर ये 1 1 ऑन 2 हो जाएगा, और कैसे मैं उसको इनवर्स एग्जिस्ट कराऊंगा, ठीक है ना। तो यहां पर 0 पर तो अनडिफाइंड होता है, और कोसेक पाई बाई 2 पर क्या होता है, 1 होता है। ये 0 से पाई बाई 2 पर क्या होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ऐसे ग्राफ बनेगा। और पाई बाई 2 से पाई यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। और 3 पाई बाई 2 पर क्या होता है, -1 होता है। 3 पाई बाई 2 पर क्या होता है, -1 होता है, तो -1 हो गया। अब पाई से 3 पाई बाई 2 कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है। 3 पाई बाई 2 से 2 पाई कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये हमारा -1 से स्टार्ट हुआ है, ये हमारा +1 से स्टार्ट हुआ है। तो आप इस तरीके से मैं और भी आगे ग्राफ बना सकता हूं, ठीक है ना। और इधर भी चाहे आप ले लीजिए, -पाई बाई 2 पर क्या होता है, -1 होता है। तो ये हमारा ग्राफ यहां पर लाइक दिस आएगा, ठीक है ना। चलो बहुत सही ग्राफ नहीं है, और ये -पाई, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कोसेक का ग्राफ है। अब हमें यही देखना है कि 1 1 ऑन 2 कहां से कहां तक बात हम कर सकते हैं कि 1 1 ऑन 2 हो जाए। जैसे आप बात करिए -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 बात करिए, तो देखो ये कहां से स्टार्ट है, यहां तक तो माइनस इंफिनिटी तक गया, फिर यहां -1 से -इंफिनिटी तक गया, और यहां तक आते आते ये इस रेंज में क्या है, 1 से इंफिनिटी तक गया। तो भाई इसके बीच का कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 आप लेते हैं तो पूरा ये कवर कर ले रहा है इस रीजन को वैल्यू, ठीक है ना। तो इसमें 1 1, और हर डिफरेंट एक्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज भी हैं, ठीक है ना। तो इस रिस्ट्रिक्शन में क्या आ जाएगा, 1 1 ऑन 2 हो जाएगा, और 1 1 ऑन 2 जब हो जाएगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यानी अगर आप बना दें कोसेक कोलन -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और -0, देखो ये 0 पॉइंट पर अनडिफाइंड है, 0 बार करिए, -0 2 r -1 से 1 ओपन, तो फिर इसमें ये 1 1 ऑन 2 दिख रहा है साफ साफ यहां से, बात समझिए ना। तो 1 1 ऑन 2, अब इसको लेने पर, इसको डोमेन बना देने से, इसको कोडोमेन बना देने से ये 1 1 ऑन 2 हो जाएगा। तो 1 1 ऑन 2 हो जाएगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये सिस्टम इंप्लाई कर रहा है कि इनवर्स एग्जिस्ट, और जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, कोडोमेन डोमेन बन जाएगा, और डोमेन कोडोमेन बन जाएगा। यानी यहां से आप लिख सकते हैं कि कोसेक इनवर्स कोलन r -1 से 1 टू -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और -0। तो ये हमारा इसका कोडोमेन
डोमेन बन जाएगा, इसका डोमेन कोडोमेन बन जाएगा, और ये कोसेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है आपको, क्योंकि कोसेक इनवर्स से रिलेटेड जो हम बातें आगे करेंगे, जो ऑपरेशंस करेंगे, हम एंगल ध्यान देंगे इसके लिए कि इसके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आइए देखते हैं और क्या है, अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या हो सकता है? देखिए ये 1 का है और ये माइनस, इस रीजन में भी पूरा कवर हो रहा है, 1 से ऊपर इंफिनिटी तक, -1 से नीचे माइनस इंफिनिटी तक, यानी हम कह सकते हैं बीच में कौन नहीं है, पाई नहीं है, यानी अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगा भाई, π/2 से 3π/2, और बीच में कौन नहीं रहेगा, पाई नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और कहां दिख रहा है, ये आगे दिखेगा -3π/2, यानी -3π/2 से -π/2 की भी बात हम कर सकते हैं, -3π/2 से -π/2 को भी ले सकते हो, बीच में से क्या निकलना पड़ेगा, बीच में से -π निकलना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू। इस तरीके से और भी आगे लिख सकते हैं, ग्राफ्स को देख करके ही लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो हमने बताया, सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन किया गया और क्यों किया गया, ये बताया गया आपको। आप अगर उसको ध्यान से सुने होंगे, इतनी देर से हम बातें कर रहे हैं, तो दिमाग में पक्का बैठ गया होगा और आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। ध्यान से तो पढ़ना है, पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठा करिए दोस्तों, ठीक है ना। और मैं ऐसा टीचर नहीं हूं कि 2 क्वेश्चन बता दिया और तुम बहुत बड़े मास्टर हो जाओगे, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, समझ गए ना, कि आज तुम मैथ के जादूगर हो गए, ऐसा नहीं। हाँ, जादूगर बनने के रास्ते पर आप आ जाओगे, ठीक है, ये है। क्योंकि कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो फिर यार क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, ठीक है ना। क्वेश्चन तो आप हैंडल कर लोगे किसी तरीके से, ठीक है ना। और क्वेश्चन बताए जाएंगे, उससे प्रैक्टिस होगी, उससे और कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन कंसेप्ट जब क्लियर रहेगा तभी क्वेश्चन बताने का भी फायदा आपको मिलेगा, पढ़ने का भी फायदा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो निश्चित रूप से मैं ऐसा टीचर नहीं हूं कि एक ही लेक्चर में आपको ब्रह्मांड का ज्ञान करा दूं, ऐसा नहीं, ठीक है ना। हर चैप्टर इसका ब्रह्मांड है, हर चैप्टर का अपना एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया, एंडलेस क्राइटेरिया, ठीक है ना। तो यहां पर जो है, लेकिन आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, यानी IIT JEE तक आपको सिलेबस लेके जाना है, ठीक है ना। 11th 12th प्लस IIT JEE आपको उसको कवर करना है। 11th 12th का सिलेबस IIT JEE का ही सिलेबस है, लेकिन थोड़ा सा अधूरा है, थोड़ा सा IIT JEE के पर्सपेक्टिव से थोड़ा 11th 12th का सिलेबस वही है, उसमें कुछ और ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहां पर जो है, ये हमारा सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे बनाया गया, उसको एग्जिस्ट कराया गया, वो सारी बातें की गई और वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, तभी बात आगे समझ पाएंगे, ठीक है। अब आइए हम इनवर्स एग्जिस्ट कराते हैं। इनवर्स एग्जिस्ट तो करने लगा, कैसे करने लगा ये हमने देखा। अब आइए बात करते हैं कि भाई इसकी डिफिनेशंस क्या है इनवर्स की, ठीक है ना, कैसे इनवर्स दिखते हैं। तो देखो, अगर y = sin x है, y = क्या है, sin x है, ए वेरी सिंपल फंक्शन है, वेरी सिंपल फंक्शन है। ये x कौन है, एंगल, ये x कौन है, एंगल, x हमारा कौन है, एंगल है। और एंगल आपको पता है कि यूनिवर्स एग्जिस्ट तभी करता है, एक मिनट मैं भी स्टार्ट कर रहा हूं। हाँ तो दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि यहां पर यूनिवर्स, जब यूनिवर्स की बातें आगे करेंगे, अभी तक हम सीख गए कि यूनिवर्स एग्जिस्ट कब करता है और जब करता है तो क्या क्या इसमें करना है, वो सीखते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अगर एंगल कहां लाई कर रहा है, x बिलोंग्स टू अगर r कर रहा है, तो इनवर्स की तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये एंगल कहां होना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होना चाहिए, तभी इनवर्स की बात हम करेंगे। x कहां है, पूरे r में, पता नहीं कहां, ठीक है ना। तो अगर x यानी x
उसके रिस्ट्रिक्शन में होगा तभी इनवर्स की बात करेंगे। तो अगर हम कहें कि इफ x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, पता है ना साइन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है। और एक चीज यहां सीख लीजिए, y क्या है, साइन x की वैल्यू है, और साइन x की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 होती है, हमेशा होती है, इसी के बीच में ही साइन की वैल्यू रहती है। हाँ, तो यहां पर x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू अगर ऐसा है तो देन इनवर्स की बात हम करेंगे, देन इनवर्स एग्जिस्ट, तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो क्या लिख सकते हैं, तब पता है क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x लिख सकते हैं। यहां x बिलोंग्स टू क्या है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और ये जो y है वो वही है, y बिलोंग्स टू -1 से 1। देखा ना, यही x और y चल रहे हैं, बस x लिमिट यहां अनाप शनाप थी, ये इनवर्स वाली नहीं थी। यहां अगर ऐसा x हो गया, ये एंगल जो साइन के साथ है अगर इसमें हो गया तो इनवर्स हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यानी इनवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इनवर्स x इसके बीच में रहेगा तो साइन इधर आएगा, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो याद रहे, इनवर्स के साथ जो भी होगा, इनवर्स के साथ जो भी होगा वह उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू होगी। यानी साइन इनवर्स y का मतलब y कौन है, साइन की वैल्यू है, y कौन है, साइन की वैल्यू है, साइन इनवर्स ऑफ y में y कौन है, साइन की वैल्यू है, और x कौन है, एंगल है, x कौन है, एंगल है, और x इक्वल टू क्या लिखा है, साइन इनवर्स y है। यानी साइन इनवर्स एक एंगल है, साइन इनवर्स क्या है, एक एंगल है। मैं अपने मन से थोड़ी बोल रहा हूं, मैं तो यहां देख कर बोल रहा हूं, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। तो अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी आप ऐसे बोलेंगे, अगर एंगल इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है तब मैं इधर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इसके साथ ला सकता हूं, इनवर्स के साथ, और यहां पर साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x हो गया। अगर यहां पर देखो साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x लिखा है ना, अगर आपसे यहां पर लिख दिया जाए इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, अगर ऐसा लिखा है तो देखो यहां वाले की क्या औकात है, -1 से 1, यहां वाला कौन है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, पूरा एंगल है, अभी आपने समझा। तो यानी यहां पर x बिलोंग्स टू -1 से 1 हो जाएगा, और यहां के लिए y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2 हो जाएगा। तो याद रहे दोस्तों, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर x इक्वल टू साइन इनवर्स y लिखा है या y इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखा है तो हमें यह ध्यान रखना है कि इनवर्स के सामने वाला वैल्यू होता है, यानी -1 से 1 साइन के लिए, और y कौन होता है, एंगल होता है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में रहना चाहिए इसको। तो यहां पर हम अब नॉर्मली बात करेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x जैसी चीज को ही हम पढ़ेंगे। ये तो समझने के लिए हम y इक्वल टू साइन x से बात किए थे, इसलिए थोड़ा x y इधर उधर नजर आ रहा था आपको, लेकिन यहां पर y इक्वल टू साइन इनवर्स x की बात करेंगे जब हम, तो x क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 से 1 हो जाएगा। जो भी इनवर्स के सामने होता है वो वैल्यू होती है, और ये पूरा एंगल होता है, यानी पूरा एंगल होता है तो मतलब y बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 यहां पर अंडरस्टूड हो रहा है, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और ये तभी इनवर्स बनेगा जब एंगल इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा। बात समझ गए ना। अब आइए बात करते हैं कास की बात करते हैं कि भाई कास इनवर्स कब हम लिख सकते हैं, कास इनवर्स हम कब लिख सकते हैं। कास हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि y इज इक्वल टू कास x। यहां पर x क्या है, यहां पर x जो है वो बिलोंग्स टू r है, और जो y है वो क्या है, इसको भी हम जानते हैं -1 से 1 ही y की औकात होती है, ठीक है ना। तो इसमें तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर ऐसा हो जाए इफ y इज इक्वल टू कास x, लेकिन x बिलोंग्स टू इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, कास का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, 0 से पाई, याद आया, और y तो हमेशा रहेगा -1 से 1 के बीच में ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट, क्योंकि
जो एंगल है वो कहां आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ गया। तो कास को इधर ला सकते हैं इनवर्स के साथ, कास इनवर्स y इज इक्वल टू x। तो यहां पर y कौन है, वैल्यू है, y कौन है, वैल्यू है, y वैल्यू है तो क्या है -1 से 1, और x कौन है, x तो यही है, ये कौन है 0 से पाई है, 0 से पाई है, यानी cos इनवर्स y एक एंगल है, ठीक है ना। अगर ये देखो, अगर हम x y को इधर उधर कर दें तो इसका वैल्यू नहीं चेंज होगा, सिनेरियो भले चेंज हो जाएगा। यानी अगर आप इसको लिखें y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, तो इनवर्स के सामने कौन होता है, वैल्यू होता है, यानी x बिलोंग्स टू -1 से 1 होगा। ये ध्यान रखो, x y पे जाता ना कंसंट्रेट करो कि इनवर्स के सामने जो होता है वो वैल्यू होता है, और ये पूरा हमारा क्या होता है, एंगल होता है। और एंगल अगर आएगा तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ही आएगा, यानी 0 से पाई के बीच में ही आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से इनवर्स जब डिफाइन होता है तो ऐसे लिखा जाता है, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। का मतलब समझ लीजिए कि इनवर्स पूरा क्या है, पूरा तो एंगल है, cos इनवर्स x, x क्या है, x वैल्यू है तो कौन है cos की, -1 से 1 ही हो गई, और ये पूरा एंगल है तो कौन, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाला एंगल, यानी 0 से पाई के बीच वाला एंगल। यानी दोनों मैंने x ले लिया तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, y लिखा जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर पूरा एंगल कौन है, y है, यानी cos इनवर्स x है, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये cos इनवर्स x देखा, जब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर वो एंगल डिफाइन है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर, तभी इनवर्स वाला हम बात करेंगे, और इनवर्स ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन y x को प्लेस देखो, सिनेरियो पर मत जाओ, अलग अलग सिनेरियो पर मत जाओ, आप जो है प्लेस देखो, यानी इनवर्स के सामने वाला वैल्यू होता है, ठीक है ना। और यहां पर जो पूरा इनवर्स होता है, इनवर्स x, वो क्या होता है, पूरा एंगल होता है, यानी y पूरा एंगल है इनवर्स के लिए, इनवर्स के केस में, ठीक है ना। तो यहां पर जो है ये हमारा cos इनवर्स से रिलेटेड बातें हो गई, ठीक है ना। और आइए ये पूरा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच दिमाग में बैठा लेना है, अभी चर्चा किया था, फिर देखो वही लगभग वही बातें हो रही, ठीक है ना, लेकिन ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए तभी होगा। तो y इज इक्वल टू tan x, y इज इक्वल टू tan x, तो ये क्या एंगल है, इसका एंगल क्या होता है, x बिलोंग्स टू और माइनस x सच दैट x इज इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई 2, ये इसका डोमेन है ना। पूरा x अगर ऐसा है तो y क्या होगा, y बिलोंग्स टू r होगा, y बिलोंग्स टू r, पूरा इसका रेंज जो होता है वो r होता है, ठीक है ना। तो यहां पर इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। आपको रिस्ट्रिक्शन पता है, उस रिस्ट्रिक्शन में जब एंगल रहेगा तब इनवर्स एग्जिस्ट कराएंगे। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर ऐसा हो गया कि y इज इक्वल टू tan x में जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसमें x लाई करने लगा, यानी x बिलोंग्स टू ओपन -π/2 से π/2 के बीच में अगर लाई करने लगा तब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इन इट, इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स, चलो समझ जाओगे, इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट, थोड़ा गंदी राइटिंग हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है, आप समझ जाओगे। इनवर्स एग्जिस्ट क्या है, इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो इनवर्स एग्जिस्ट तो क्या हो जाएगा, तब फिर तब लिख सकते हो x इज इक्वल टू tan इसकी साइड में आ जाएगा तो इनवर्स बनकर आ जाएगा tan इनवर्स y, ठीक है ना। ये तो हम समझा रहे हैं तो ऐसा सिनेरियो नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो y क्या है, y वैल्यू है, tan की वैल्यू है, x क्या है, पूरा एंगल है। लेकिन जनरली हमको लिखा क्या मिलेगा, हमको लिखा मिलेगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। यहां पर x क्या है, यहां पर x वैल्यू है, ठीक है ना, इसका ठीक उल्टा, ठीक है ना, ठीक उल्टा लिखा भी गया है भाई, x इक्वल टू tan इनवर्स, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यानी x के प्लेस पर y लिख दो, y के प्लेस पर x लिख दो, क्योंकि सिनेरियो चेंज होगा, कंसेप्ट वही रहेगा, ठीक है ना। तो ये tan इनवर्स x है। यहां पर y क्या है, यहां पर y बिलोंग करेगा -π/2 से π/2, यानी कभी इसको एंगल में चेंज करेंगे, एंगल निकालेंगे कि कौन सा एंगल है, तो फिर ये एंगल आना चाहिए, सॉरी यहां पर ओपन, ओपन tan का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, -π/2 से π/2 ओपन है। तो ये हमारा tan के लिए कब इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और क्या क्या x y वहां पर दिखेगा आपको। इनवर्स के सामने क्या होता है, हमेशा वैल्यू होती है, पूरा क्या होता है, एंगल होता है। ये आपने देखा, थोड़ा सा
जान लीजिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपसे रिकैप कर रहे हैं, ठीक है ना। और इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है, ये चीज हम देख रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से सबकी बात होगी कि जब एंगल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में रहेगा तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स इधर आकर के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स बन जाएगा, समझ गए ना, जैसे इन तीनों में बताया गया। तो यहां पर जो हमने देखा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा x वह वैल्यू है, या ऐसा समझो साइन इनवर्स x वो एंगल है जिसके साइन की वैल्यू x होगी, साइन इनवर्स x वो एंगल है जिसके साइन की वैल्यू क्या होगी, x होगी। तो इस कंसेप्ट से हम लिख सकते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x लिख सकते हैं। और यहां पर x क्या है, -1 से 1 है, -1 से 1 है। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x हमेशा x होगा, और ये x क्या है भाई, -1 से 1 ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता, ठीक है ना। लेकिन अगर लिखा है साइन इनवर्स ऑफ साइन x तब भी x होगा, लेकिन अब यहां पर x क्या है, एंगल है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाला एंगल होगा, यानी x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 होने पर ही साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू x तभी होगा जब x जो है -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करेगा। तो आप लिख सकते हैं, ये याद रखिए। और इसी तरीके से सबके लिए बात होगी कि cos इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू x तभी लिखा जाएगा जब x इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा, यानी 0 से π। इसी तरीके से tan इनवर्स ऑफ tan x हमारा x होगा, और तभी होगा जब x इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी ओपन -π/2 से π/2 के बीच में होगा। तो इनवर्स जहां एग्जिस्ट करता है जिस रेस्ट्रिक्शन में, उसी रेस्ट्रिक्शन में ये फार्मूला भी लगेगा, यानी एंगल अगर इसके बीच में लाई कर रहा है तभी tan इनवर्स ऑफ tan x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो एक चीज से कंफ्यूज मत होइएगा कि tan ऑफ tan इनवर्स x ये भी हमेशा x होगा, और cos ऑफ cos इनवर्स x ये भी हमेशा क्या होगा, x होगा। यह x कौन है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में रहने वाला है जो कि tan के सामने है। यह इनवर्स के सामने है, कोई भी वैल्यू हो सकती है जो tan की होती है। यह इनवर्स के सामने है, कोई भी वैल्यू होगी जो cos की जो भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये हमारा इन दोनों x में और इसमें यही फर्क है, इस x और इन दोनों में यही फर्क है कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाला एंगल है जो विदाउट इनवर्स के सामने x लिखा है, जो इनवर्स के सामने x लिखा है वो वैल्यू वाला है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये फार्मूले तभी लगेंगे जब x यानी एंगल वाला जो x होगा वह प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा, तभी फार्मूला लग सकता है। यही चीज सेक इनवर्स के साथ भी होगी, यही चीज कोसेक इनवर्स के साथ भी होगी। उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि एंगल उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहां पर जैसे हम कहें फाइंड द क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल एंगल, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू कौन है, इफ साइन इनवर्स 1/2 है, पहला साइन इनवर्स 1/2 है, पता है ना, ये वो एंगल है जिसके साइन की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। अच्छा, और तरीका सॉल्व करने का सुनिए, डायरेक्ट हमने लिख दिया ये कौन सा एंगल है जिसके साइन की वैल्यू 1/2 होती है, π/6 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये पूरा एंगल कौन होगा, π/6 होगा। लेकिन आप इसको ऐसे भी समझिए कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2 को सॉल्व करने के लिए और भी एक काम कर सकते हैं, वह एंगल साइन के साथ देखिए जिसकी वैल्यू ये होती है, साइन इनवर्स 1/2 को लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन π/6 लिख सकते हैं। अब साइन हट जाएगा,
मैंने पढ़ा ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, एक्स होता है, लेकिन बस एक्स कहाँ लाई करना चाहिए, पाई बाई टू से पाई बाई माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में साइन के लिए लाई करना चाहिए। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो पाई बाई टू है वो बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो फार्मूला हम लगा सकते हैं, यानी ये हमारा हो गया पाई बाई सिक्स। या डायरेक्ट आप समझ लीजिए ये पूरा वही एंगल होता है जिसके साइन की वैल्यू 1/2 होगी। तो हमें पता है 1/2 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई सिक्स, लिख दिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सॉल्व और करना चाहते हैं तो भाई जो भी बाहर है वही अंदर डेवलप कर दो, ठीक है ना। बस एंगल कहाँ आए, उसके रिस्ट्रिक्शन में आए, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आए तो फार्मूला लग जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन क्या होता है, साइन हट जाता है, जो एंगल बचता है ऐसा हो जाता है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। और भी लेते हैं कि tan इनवर्स ऑफ -1, तो भाई हमें tan इनवर्स ऑफ tan डेवलप करना है, बस एंगल कहां लाना है, उसके बीच में लाना है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का। तो यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ -1 को क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4, ठीक है ना। अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है। देखिए ये माइनस रिस्ट्रिक्शन है, अगर यही माइनस नहीं होता tan हट जाता, क्योंकि ये पाई बाई 4 उसके बीच में लाई कर रहा है। इस माइनस को हटाइए तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ माइनस tan थीटा क्या होता है, tan ऑफ माइनस थीटा होता है। तो ये हम लिख सकते हैं tan ऑफ माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। अब ये जो माइनस पाई बाई 4 है ये कहां लाई कर रहा है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो tan हट जाएगा, काटेंगे नहीं इसको, ठीक है ना, लेकिन हट जाएगा, अंडरस्टूड है। तो क्या हो गया, वो माइनस पाई बाई 2 के इक्वल हो माइनस पाई बाई 4 बन जाएगा इसकी पूरी वैल्यू। बात समझ गए ना। इस तरीके से प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को देखते हुए हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स ऑफ, ऐसा है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाई 3, पता है ये 2 पाई बाई 3 जो है इसके बीच में लाई नहीं कर रहा है, किसके बीच में, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। तो हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, पहला काम है कि एंगल उसके बीच में होना चाहिए, अगर आ सकता है तो लाइए। देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं पाई माइनस पाई बाई 3। और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा यानी साइन पाई बाई 3। अब पाई बाई 3 कहां लाई कर रहा है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो अब साइन हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, पाई बाई 3 बन जाएगा। इस तरीके से प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को ध्यान में रखते हुए सारा काम यहां पर किया जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आज इस लेक्चर को, इस चैप्टर के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, और अब हम इसके आगे बहुत सारी बातें हैं इसमें जो करनी है, जो फार्मूले हैं, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन हमें ध्यान में रख करके ही बात करनी होगी, इसलिए इसको जरूर पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ कोई वीडियो छूटने वाली नहीं है, कोई भी चैप्टर छूटने वाला नहीं है, और चैप्टर पूरा का पूरा होगा विथ कंसेप्ट, चाहे जितना वीडियो डालना पड़े मुझे, ठीक है ना। और टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी कटौती नहीं की जाएगी आपके लिए, ठीक है, पूरा कंप्लीट चैप्टर किया जाएगा। और क्वेश्चन तो सबकी प्लेलिस्ट बन रही है सभी चैप्टर की, उसमें वीडियोस पढ़ते जाएंगे, सिर्फ रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन का एंड नहीं होगा, क्वेश्चन उसमें हम डालते रहेंगे, बोर्ड एग्जाम वाले क्वेश्चन भी डालते रहेंगे जो आने लायक होते हैं, जो आने वाले हैं सीखने के लिए, IIT वाले सारे हम आगे पढ़ते रहेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। इसलिए बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए, क्योंकि अभी ये नया चैनल है और अभी इस पे वीडियो पढ़ रहे हैं तो आपको नोटिफिकेशंस मिलने चाहिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल मेरी बात का ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, एकदम मस्ती में मैथ को पढ़िए दोस्तों, जरा सा टेंशन ना आए, ठीक है ना, एकदम मस्त लोड मत लीजिए, ठीक है, एकदम बस हंसी खुशी पढ़ते रहो, और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। ओके।